साथियों नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अपनी कलम अपने आवाज़ पर। दोस्तों, हमारी बात चल रही है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमने वर्ण विचार, उच्चारण स्थान, महाश्चर्य सूत्र, संधि और समास स्टार्ट किया। समास स्टार्ट करने के बाद हमने पहले शब्द रूप और धातु रूप पढ़े। पीछे के सभी वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में है, वहाँ से ज़रूर देखें। और दोस्तों, सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ कि 2 या 3 दिन आपको वीडियो नहीं मिले संस्कृत व्याकरण के, क्योंकि दोस्तों शादियों का सीज़न था और पास में पड़ोसियों के दोनों तरफ शादियाँ। मुझे समय मिलता है शाम को, रात को 8:30 से 10 बजे के लगभग। उस समय में वीडियो बनाता हूँ और उसी समय इतना साउंड बजता है दोस्तों, फ्लोर आदि डीजे, तो वहाँ पर सुनाई नहीं देता आराम से और यहाँ पे आवाज़ आती है। और दोस्तों साथ में हमने भी 1-2 शादी अटेंड की, जिससे बिजी होने के कारण वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन दोस्तों अब वापस हम रोज़ाना वही क्लास हमारी अव्ययी भाव समास हो गए हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। इसके बाद में अगला समास हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। और दोस्तों, आपने खबर देखी होगी कि निर्वाचन विभाग ने फाइल लौटा दी है और आचार संहिता जब तक है लगभग 11 दिसंबर तक, वहाँ तक विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इससे आपको निराश नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी उसी प्रकार निरंतर चालू रखनी है सबसे बात। क्योंकि दोस्तों किसी भी कारण, जो भी कारण हो, अभी भी बहुत कारण आएंगे बीच में, आ सकते हैं और भी कारण आ सकते हैं। किसी भी कारण से आपकी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार से तैयारी चालू रखनी है। दोस्तों एक बात सोचना, अगर आप ये सोचिए 2 महीने बाद होगी तो क्या आप तैयारी एग्ज़ाम नहीं दोगे? अगर फरवरी में होनी थी, अप्रैल में होगी तो एग्ज़ाम तो देनी है। अगर दोस्तों ये गैप पड़ गया, बीच में गैप आ गया, तो वहाँ पे जो आप एग्ज़ाम दोगे 2 महीने बाद में, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए। अगर आपने कोर्स कर लिया है 2 बार 3 बार तो 1 बार और कर लीजिए। बात यह है, गैप नहीं आना चाहिए, तैयारी चालू रखनी है। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं तत्पुरुष समास। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। तत्पुरुष समास की विशेषता, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। अभी बाकी समय जो विशेषता थी वो थी कि इसमें पहला पद प्रधान और तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है। दोस्तों अब तत्पुरुष समास के 2 भेद किस आधार पर देखिए। तत्पुरुष इस शब्द को लेते हैं, इसका समास विग्रह करने पर 2 तरह से समास विग्रह होता है। एक तो होता है तस्य पुरुष है, क्या होता है? तस्य पुरुष है इति तत्पुरुष है। तस्य पुरुष बराबर तत्पुरुष है। एक होता है सपुरुष है, एक क्या होता है? सपुरुष बराबर तत्पुरुष है। ठीक है, अब यहाँ पे आप गौर से देखना, आपने राम शब्द पढ़े होंगे, शब्द रूप पढ़े होंगे, तो वहाँ पर अलग अलग विभक्तियाँ काम करती है। कितनी विभक्तियाँ हैं? सप्तमी। यहाँ पे आप मैं एक बार प्रथमा भी लिख रहा हूँ। 7 विभक्तियाँ हो गई और एक होता है अंत में संबोधन। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अलग अलग विभक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर जिस समास के अंदर, जिस तत्पुरुष समास के अंदर अलग अलग विभक्तियाँ, समास विग्रह करने पर अलग अलग विभक्तियाँ ये दोनों पदों में, तब तो होता है अलग विभेद। और जहाँ पर दोनों तरफ समान विभक्तियाँ, सपुरुष है, दोनों में प्रथमा है। और यहाँ पे देखिए तस्य पुरुष है, षष्ठी है और एक में प्रथमा है। रामस्य और यहाँ पे राम है, मतलब षष्ठी और प्रथमा है, यहाँ पे दोनों में प्रथमा है। समान विभक्तियाँ होगी, वहाँ पर अलग तत्पुरुष का भेद होगा। और जहाँ पर अलग अलग भेद होते हैं वहाँ पर अलग तत्पुरुष का भेद होता है। वो कौन कौन से हैं? जहाँ पर अलग अलग विभक्तियाँ होती है वहाँ उसे कहते हैं वेदीकरण। क्या कहते हैं? वेदीकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, और जहाँ पर समान होती है, वो जहाँ पर समान विभक्तियाँ होती है दोनों तरफ, वो होता है समानाधिकरण। कौन सा होता है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसको हम क्रमधारीय भी कह सकते हैं। आपने नाम सुना होगा क्या? क्रमधारीय समास, हिंदी में पढ़ा होगा क्रमधारीय। वहाँ पर ये इसकी तत्पुरुष समास का भेद है, क्रमधारीय और द्विगु समास। क्यों? क्योंकि इसमें द्वितीय पद प्रधान इसमें होता है और इसी में भी क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। तो ये हो गई विग्रह के आधार पर 2 भेद, कि जहाँ पर अलग अलग विभक्तियाँ वहाँ पर वेदीकरण और जहाँ पर समान विभक्तियाँ वहाँ पर समानाधिकरण या क्रमधारीय समास। अब आज हम बात करेंगे आराम से वेदीकरण तत्पुरुष समास की। ठीक है दोस्तों, आराम से ध्यान देना, इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए वेदीकरण तत्पुरुष समास क्या होता है कि जहाँ पर अलग अलग विभक्तियाँ होती है वहाँ होती है वेदीकरण तत्पुरुष समास। वहाँ कौन सा होता है? वेदीकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे देखिए,
अब वेदिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गए? जितनी हमने विभक्तियां पढ़ी थी, समास राम शब्द पढ़े थे, जहां पर द्वितीय विभक्ति जो होती है रामम रामो है ना, वहां से होती है, वहां से लेकर द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। आपने इनके साथ कभी पढ़े होंगे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पेपर, ये पढ़ा है दोस्तों। इसी के आधार पर ये वेदिकरण तत्पुरुष समास है, या ये कहें कि तत्पुरुष समास पूरा है वो इसी के आधार पर चलने वाला है। राम का भाई, गाय के लिए दान, इस प्रकार से जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, मतलब ये भी जो कारक चिन्ह है इन्हीं के आधार पर ये तत्पुरुष समास चलने वाला है, तो वो आपको आने जरूरी है। ठीक है, वो आपको किस आधार पर आएंगे कि द्वितीय में क्या होता है कर्म, तृतीया कर्ण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपदान, षष्ठी संबंध, सप्तमी और अधिकरण, इस प्रकार से। तो यहाँ इसके चिन्ह हो गए, कर्म का हो गया को, इसका हो गया से या के द्वारा, इसका हो गया के लिए, ठीक है, इसका हो गया से अलग, इसका हो गया का के की, और इसका में पेपर, इस प्रकार से। तो इसी के आधार पर वेदिकरण तत्पुरुष के भेद हो गए कितने? 6। द्वितीय या कर्म वेदिकरण तत्पुरुष, तृतीय कर्ण वेदिकरण, चतुर्थी संप्रदान वेदिकरण, पंचमी अपदान वेदिकरण, षष्ठी या संबंध वेदिकरण, सप्तमी या अधिकरण, इसी का आधार पर हो गए। अब इसी का आधार पर कैसे कि यदि दो पद होते, समास विग्रह जब करते हैं तो दो पद हो गए, अगर पहले पद में द्वितीय विभक्ति आ जाए तो द्वितीय वेदिकरण या कर्म वेदिकरण हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझना, मैं एक उदाहरण निकाला हूँ, कुंभ मृत्तिका, कुंभ मृत्तिका। यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं, कुंभ और मृत्तिका। कुंभ यानी घड़ा, मृत्तिका यानी मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे कुंभ का मतलब होता है घड़ा, मृत्तिका यानी मिट्टी। अब मिट्टी किसके लिए है? प्रधान। कुंभ मृत्तिका, बात किसकी कर रहे हैं? मिट्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मिट्टी किसके लिए बना रहे, किसके लिए काम में ली जाएगी? कुंभ बनाने के लिए, घड़ा बनाने के लिए मिट्टी काम में ली जाएगी। बात किसकी कर रहे हैं? मिट्टी की। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया, क्यों कि मिट्टी की मतलब द्वितीय पद प्रधान है, ये द्वितीय पद ही तो है मृत्तिका, जहाँ पे द्वितीय पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो अब किसके लिए है? कुंभ के लिए। तो देखिए चतुर्थी संप्रदान के लिए। ठीक है, अलग अलग विभक्तियां हो गई, इसमें हो जाएगा समास विग्रह करने पर हो जाता है इसका कुंभाय मृत्तिका, कुंभ के लिए मिट्टी, तो वहां पर हो जाता है चतुर्थी। तो यहाँ पे अलग अलग विभक्तियां होगी, इसमें देखिए प्रथमा और इसमें चतुर्थी, तो इसमें हो गया ये वेदिकरण तत्पुरुष समास। कभी भी नहीं पूछते इसमें वेदिकरण है समास, बात ये है कि आपको समास विग्रह आना चाहिए। वो समास विग्रह कब आएगा? जब आपको ये सब शब्दरूप आते हैं, जब आपको धातुरूप आते हैं, और जब आपको ये पता होता है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तब आपको शब्द पकड़ने पड़ते हैं दोस्तों, ये शब्द पकड़ने ही पड़ेंगे। कुंभ मृत्तिका मतलब क्या होता है? कुंभाय मृत्तिका मतलब मिट्टी किसके लिए? कुंभ के लिए। उसी प्रकार से आपको समास विग्रह पूछे तो करना है कि कुंभाय मृत्तिका, इस प्रकार से आपको याद करने ही होंगे दोस्तों। और याद कब होंगे? जब आपको शब्दरूप याद होते हैं। अब हम अलग अलग द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इसके आधार पर हम अलग अलग इनके भेद भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उदाहरण पूछते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास, मतलब वेदिकरण में जब पहले पद में जब हम समास विग्रह करते हैं और पहले पद में द्वितीय विभक्ति होती है, तो वहाँ पर किस प्रकार से सवाल पूछते हैं। जहाँ पर दोस्तों अलग अलग विभक्तियाँ होती है वहाँ पर आपको पता है क्या होना है? वेदिकरण तत्पुरुष समास होना है। मतलब आपको बात क्या याद करनी है कि इसका समास विग्रह किस प्रकार से, आपको शब्द पकड़ने होंगे, आपको शब्दरूप आना होगा। मैंने बहुत बार बोल दिया है, पिछले एक विशेष वीडियो बना दिया है शब्दरूप का, वो वीडियो आपको जरूर देखना है। अब हम देखते हैं सुख प्राप्त है, इसका समास विग्रह किस प्रकार से करना है। सुख प्राप्त है मतलब अब आप हिंदी में अर्थ लगाने की कोशिश करना। प्राप्त का मतलब प्राप्त करना, सुख का मतलब सुख, सुख को प्राप्त करना। कर्ता ने कर्म को मतलब द्वितीय विभक्ति आनी है, तो यहाँ सुख का द्वितीय विभक्ति क्या होगा? सुखम। ठीक है, तो हमने कर दिया सुख का सुखम और प्राप्त का प्राप्त है, सुखम प्राप्त। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द्वितीय है और यहाँ पे प्रथम है, तो अलग विभक्ति हो गई, तो वेदिकरण तत्पुरुष समास हो गया। कालातीत तो कालम अतीत, कालम अतीत है कालातीत। इसी प्रकार नगरम गत है मतलब नगर को गया हुआ, काल को अतीत, तो नगर को गया हुआ तो नगरम गत है, तो नगर को गया हुआ हो जाएगा।
इस प्रकार से आपको समास विग्रह करना है। ज्ञान प्राप्त है यानी ज्ञान को प्राप्त किया हुआ, तो हो जाएगा इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, ज्ञानम प्राप्त है। संकटापने, तो संकट को आपन, तो इसका हो जाएगा संकटम आपने। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात यही है कि आपको समास विग्रह आपको तभी आएंगे जब आपको शब्द रूप आते हैं। अगर आपको शब्द रूप आते हैं दोस्तों, शब्द रूप का आपको नियम पता होना चाहिए कि प्रथमा विभक्ति जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसका मतलब होता है ने। राम ने, दो राम ने, बहुत सारे रामों ने। द्वितीय का मतलब होता है राम को, दो राम को, तीन राम को या बहुत सारे राम को। चतुर्थी का मतलब होता है राम के लिए। षष्ठी का मतलब होता है राम का या राम के, राम की। इस प्रकार से मतलब आपको वो शब्द जो चिन्ह है वो आपको पकड़ने हैं और उसी के आधार पर आपको इसका मतलब देखना है कि इसका यहाँ पर क्या बन रहा है और इसका क्या हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पूछे तृतीय का अगर पूछ ले, मैं थोड़े थोड़े उदाहरण बताने की कोशिश करता हूँ। शब्द आ जाए हस्तलिखितम, क्या आ जाए हस्तलिखितम। तो यहाँ पे देखिए हस्तलिखित का मतलब क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें तृतीया होगी। तृतीय का चिन्ह क्या होता है, कर्ण से या कर्ण के द्वारा। इसका चिन्ह क्या होता है, रामेण, रामाभ्याम रामई। ठीक है, इसका हो जाएगा हस्तेन। रामायण के आधार पर क्या हो जाएगा, हस्तेन लिखितम। इस प्रकार से आपको दोस्तों समास विग्रह करना है। ठीक है, इसी प्रकार हमने अभी देखा चतुर्थी। आपको बहुत सारी किताबों में उदाहरण है, वो सभी देखने हैं दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। जब तक आप खुद समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आप चाहे कितने वीडियो देख लो, कितनी किताबें पढ़ लो, लेकिन दोस्तों अगर किताबें पढ़ते पढ़ते आपने अगर समझने की कोशिश की है कि ये शब्द बनने से इस प्रकार से हुआ है, कर्ता ने क्रम को ये यहाँ पर इस हाथ के द्वारा हुआ है तो इसलिए तृतीय विभक्ति आई है। आप एक चार्ट बनाने की कोशिश किए, एक पन्ने में लिखिए कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए, एक तरफ लिखिए विभक्तियाँ और आगे वाले जो शब्द रूप है वो उतारिए। यहाँ पे जो भी विभक्तियाँ हैं उससे पहले कर्ता ने वो चिन्ह लगा दीजिए, उसी के आधार पर याद कर लीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, आप खुद करने की कोशिश करना, तभी आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और देखने की कोशिश, आप समझने की कोशिश करना। शब्द आ जाए जैसे वाक कलह, शब्द क्या गया, वाक कलह। इसका संधि समास विग्रह करना है हमें, तो किस प्रकार करें। अब यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं, वाक और कलह। वाक का मतलब वाणी और कलह का मतलब लड़ाई झगड़ा आदि। अब लड़ाई और झगड़ा और वाणी में क्या संबंध हो सकता है, आप अंदाज लगाइए कि वाणी के द्वारा झगड़ा, अपनी शब्दों के आधार जो हमने किसी को गलत बोल दिया है इसके आधार पर झगड़ा। अब वाणी से झगड़ा तो मतलब क्या हो गया, साधन क्या है इसमें, वाणी, किसके द्वारा या से, तृतीय विभक्ति, कर्ण से या के द्वारा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो वाणी से झगड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कारण क्या है, साधन क्या है, वाणी। तो वाणी में क्या होगी, तृतीय विभक्ति वाच, वाक, तो इसका तृतीय क्या हो जाएगा, वाचा कलह, वाचा कलह, वाक कलह। इस प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तृतीय विभक्ति इस प्रकार से आपको समास विग्रह करना है। इसी प्रकार अब आ जाए चतुर्थी विभक्ति की बात कर लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। आ जाए गो सुखम, गो सुखम। अब गो का मतलब गाय, सुख का मतलब सुख, गाय के लिए सुख। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाय एक है तो भी इस प्रकार कर देना है, बहुत सारे पूछिए तो उस प्रकार, जैसे बहुवचन की बात कर रहे हैं अभी हम, तो इसका हो जाएगा हमें क्या कर देना है, गोभ्ये सुखम। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन क्या करेगा, गोभ्ये सुखम, गाय की, बहुत सारी गायों के लिए सुख। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जैसे पूछ ले जनहितम, शब्द आ जाए जनहितम। ठीक है, इसका समास विग्रह करना है। तो दोस्तों किस प्रकार करेंगे देख लेना। ठीक है, जन का मतलब लोग, हित का मतलब भलाई, लोगों के लिए भलाई। ठीक है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, लोग, मतलब एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो जनेभ्ये, रामेभ्ये तो जनेभ्ये हितम। इस प्रकार से जन, सब बहुत सारे जनों के लिए भलाई का कार्य, तो जनेभ्ये हितम, जनहितम। इस प्रकार से आपको समझने की कोशिश करना है कि आपको मेन बात क्या है, शब्द रूप, और आपको उस कारक चिन्ह आने चाहिए। इसके आधार पर आप जो शब्द है वो पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार आप बात कर लेते हैं
पंचमी विभक्ति में किस प्रकार उदाहरण पूछते हैं? तो दोस्तों चोर भयम, तो यहाँ पे देखिए दो शब्द है, चोर और भय। दोस्तों जहाँ पर भय, डर, भीत, ठीक है, मुक्त, ठीक है, पतित, इस प्रकार से शब्द आए तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का मतलब क्या हो गया? रमात, रमाभ्याम, रमेभे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसका समास विग्रह पूछे तो क्या करना है? चोर भयम, तो किससे भय? भय तो है लेकिन किससे है? चोर से है, तो इसमें पंचमी विभक्ति लगानी है भय के अर्थ में, तो हो जाएगा चोराद। अब तय का द हो गया, क्यों? आगे भय है, चौथा अक्षर है, हमने संधि में पढ़ा था। चोराद भयम, तो इसमें पंचमी विभक्ति लगा दी और इसका समास विग्रह बना दिया चोराद भयम का। इसका चोर भयम का क्या हो गया? चोराद भयम। सिंह भीत है, तो जहाँ पर दोस्तों भीत, भय, डर आ जाए तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। इसका हो जाएगा पंचमी विभक्ति लगा देनी है सिंह का सिंघात और बीत का बीत। मुक्त जहाँ पर आ जाए वहाँ पर पंचमी तो हो जाएगा रोगात मुक्त है, तो रोग से मुक्त मतलब अलग हो गया, रोग से अलग होने की अर्थ में होती है पतन, तो रोगात मुक्त, रोग से मुक्त। वृक्ष पतित है, अलग होने के अर्थ में, वृक्ष से गिरा मतलब वृक्ष से जो गिरा है वो अलग हो गया वृक्ष से, तो वहाँ पर हो जाएगा अलग होने के अर्थ में क्या हो जाएगा? वृक्षात पतित है, मतलब वृक्ष से गिरा, ठीक है। अश्वात पतित है, क्या हो जाएगा? अश्वात मतलब अश्व से गिरा, मतलब घोड़े से कोई बैठा था वो गिर गया, मतलब वो घोड़े से अलग हो गया, नीचे गिर गया। तो जहाँ अलग होने की बात होती है वहाँ होती है पंचमी विभक्ति। तो दोस्तों इस प्रकार से भी पंचमी विभक्ति में पूछते हैं। दोस्तों मेन बात यही है, शब्द रूप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करना, मैंने पहले ही बोला था। और शब्द रूप के चिन्ह भी आपको रटने हैं और उनके बाद समझने की, दोनों को समझने की कोशिश करना कि यदि पंचमी विभक्ति हो रही है इसका मतलब हो रहा है से, और से का मतलब कहाँ? कि जहाँ पर अलग होने की बात हो रही है, जहाँ पर डर की बात हो रही है, जहाँ पर मुक्त की बात हो रही है। इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति से उदाहरण पूछते हैं। आ गया राजपुरुष है, षष्ठी का मतलब क्या होता है? संबंध, मतलब जहाँ पर संबंध की बात करते हैं कि यह पुरुष जो है किसका है? इसका भाई, इसका पुरुष, इसका पिता, इसका बेटा, इसका राष्ट्र, इसका पति, मतलब जहाँ पर संबंध बताने की बात करें दो शब्दों में वहाँ पर होता है संबंधित पुरुष षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया? दोनों में संबंध है। पुरुष का संबंध किससे है? राजा का, मतलब राजा का आदमी है, ठीक है। तो राज में ये जो राज है इसमें षष्ठी होगी, तो राज में षष्ठी विभक्ति क्या हो जाती है? राज्ञ है, पुरुष है, राजा का पुरुष। षष्ठी का मतलब होता है का के की, मतलब राजा का पुरुष, राजा की रानी, राजा के लड़के, मतलब का के की, ठीक है। राष्ट्रपति, इसका षष्ठी में राष्ट्र की षष्ठी विभक्ति रामस्य, तो इसका हो जाएगा राष्ट्र से, क्या हो जाएगा? राष्ट्र से पति, राष्ट्र का पति मतलब क्या हो गया? राष्ट्र का स्वामी, राष्ट्र का मालिक क्या हो गया? राष्ट्रपति। गंगा जलम, तो दोस्तों गंगा का जल, बात क्या जल किसका है? गंगा का। संबंध बताने की बात कर रहे हैं, षष्ठी लगा देनी है। और षष्ठी, लता शब्द की षष्ठी क्या होती है? लताया। गंगा की भी क्या हो जाएगी? गंगाया जलम, ठीक है। सूर्योदय, उदय किसका हो रहा है? सूर्य, तो सूर्य का उदय षष्ठी विभक्ति राम का, तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य का, सूर्यस्य और उदय। इस प्रकार से आपको षष्ठी में उदाहरण पूछे तो आपको ध्यान रखना है। अब सप्तमी विभक्ति का उदाहरण देख लेना, किस प्रकार से सवाल पूछते हैं। तो सप्तमी का चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर। राम में, राम पे, राम पर। फल में, फल पे, फल पर। लता में, लता पर। इस प्रकार से मतलब में, पे, पर जहाँ पर चिन्ह होता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है, मतलब प्रयोग होता है सप्तमी विभक्ति का। शब्द आ गया चक्रबंधय, तो दोस्तों चक्रबंधय मतलब चक्र में बंधा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सब चक्र में जो है सप्तमी लग जाएगी, और चक्र में कौन सी होगी सप्तमी? चक्रे, फलम फले, ठीक है। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति फल की क्या होती है? चक्रे, ठीक है। चक्रे बंध है तो चक्र में बंधा हुआ। इसी प्रकार अक्ष सोंडय, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। अक्ष सोंडय, अक्ष मतलब पास से, जो लूडो खेलते हैं हम, लूडो, वही क्या है? अक्ष सोंडय। लूडो खेलते हैं तो पास से चलते हैं, उसमें जो चतुर होता है, निपुण होता है, वो होता है अक्ष सोंडय। जैसे अक्ष में मतलब पासे फेंकने में, पासे चलाने में चतुर है, में आ गया मतलब किस में चतुर है? पासे में चतुर है, पासे चलाने में चतुर है। तो अक्षेशु,
बहुवचन है तो अक्षेषु शोंड, पासे चलाने में चतुर। कार्य कुशल है तो कार्य करने में कुशल है, कार्य में कुशल, कोई भी कार्य करता है वो चतुरता से करता है, निपुणता से करता है, तो हो गया कार्य में हो जाएगी सप्तमी, और समास विग्रह क्या हो जाएगा, कार्य कुशल है, कार्य करने में कुशल है, कार्य कुशल है। ठीक है। कला दक्ष है तो कला में दक्ष है, कला में चतुर है, कला में होशियार है, तो वहाँ पे कला मतलब लता, आकारांत स्त्रीलिंग है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, कला में, लता में, तो लता क्या होता है, लतायाम, तो इसका हो जाएगा कलायाम। कलायाम दक्ष है, कला में निपुण है। स्थाली पक्व है, स्थाली मतलब थाली, और पक्व मतलब पका हुआ, थाली में पका हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थाली का मतलब क्या होता है, इकारांत, दीर्घ ई आ गया, दीर्घ इकारांत की सप्तमी हो जाएगी स्थाल्याम पक्व, स्थाल्याम पक्व। इस प्रकार से आपको ध्यान देना समास विग्रह का कि आपको शब्द रूप आते हैं, उसके कारक चिन्ह आते हैं, कर्ता ने क्रम को करने से, तो आपको हिंदी अनुवाद भी आ सकता है और आपको समास विग्रह भी आ सकते हैं। दोस्तों बात यही है कि आप इन छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से देखकर समझकर अपनी किताबों से समझने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखना दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा, चाहे आप कितने वीडियो देख लो। और दोस्तों बात यही है कि चाहे विज्ञप्ति 1 महीने लेट आई, 15 दिन लेट आई, मेरी परीक्षा फरवरी की मार्च में हो, अप्रैल में हो, लेकिन आपको ये परीक्षा आपको क्लियर करनी है और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कब, जब आप तैयारी कंटिन्यू रखते हैं, आपको कोई गैप नहीं आना चाहिए। शादी अटेंड करनी है तो आप 15 मिनट जाकर आ सकते हैं, आधे घंटे जाकर आ सकते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ाई का जो समय है वो आपको वो इसी प्रकार से कवर करते रहना है। दोस्तों एक बार आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे से जुड़े हैं वो अपनी तैयारी चालू ज़रूर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जहाँ पर हमने यहाँ तक बात की जहाँ अलग अलग विभक्तियाँ होती है, यहाँ पर सप्तमी, यहाँ पर प्रथम विभेदीकरण तत्पुरुष समास की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष, और उसकी बात करेंगे नए तत्पुरुष, उसके बाद उपबद्ध तत्पुरुष, जो भी मतलब प्रादि तत्पुरुष, जितने भी तत्पुरुष के भेद है आराम से बात करेंगे। दोस्तों समझने की कोशिश कर लेना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।